कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक चीज़ें पढ़ते चलेंगे और कहाँ से कैसे सवाल आते हैं मैं वीडियो के साथ साथ आपको सब कुछ बताती चलूँगी। सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लें कि यार फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं। तो 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर ये आते हैं। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो सारे बच्चे इन 4 चीज़ों को रिपीट करेंगे। 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 3 के अंदर ये आते हैं। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और आज के समय में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो एक बार हम खुद को इन नाम से रूबरू कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनके बारे में हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो चलते चलते हमको ये आर्टिकल्स भी इनके साथ साथ याद होते चलेंगे। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो पॉज कर करके जो भी स्लाइड में लिखा है उसको बोल लो एक दो बार और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यार पहले क्या हुआ करता था, 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन अमेंडमेंट 44 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लीगल राइट बना दिया और अब ये आर्टिकल 300A में आता है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में हुआ करता था। तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनने की बड़ी आसान से प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट बना दिया या उसका आर्टिकल अब कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये 4-5 चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हो। छोटा सा डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ी हुई है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अगर हमारे लीगल राइट्स के साथ कुछ हुआ है तो हम आसपास किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाकर जो है अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। राइट टू इक्वेलिटी से हम शुरू करेंगे। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 इसका मतलब मैं ये समझती हूँ आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सब जो है अपने राइट टू इक्वेलिटी में आते हैं। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे। अगर हम बात करें 14 की तो ये कहता है कि भाई लॉ के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 कहता है कि मेरे जो भी सेक्स है, कास्ट है, जेंडर है, मेरा जो भी रिलीजन है या मैं किस जगह पैदा हुई हूँ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। मेरे साथ इन बेसिस पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको आर्टिकल 15 बताता है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 16 की, इसमें हमको पता चलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार ने अगर कोई वैकेंसी निकाली तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी वैकेंसी है क्योंकि हमारा पूरा हक है उस जॉब के लिए अप्लाई करने का। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 17 की जो कि है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। एसएससी अगर कभी फंडामेंटल राइट्स पे सवाल बनाती है तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो हमेशा उसमें लगभग देखने मिल जाता है। तो हम छुआछूत को एबॉलिश करें, ये कौन सा आर्टिकल हमको समझाता है? आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब मैं आर्टिकल 18 की अगर बात करूं तो यह है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि मैं अगर मेरे पूर्वज राजा रहे हैं तो मैं अपने नाम के आगे अब राजा ना लगाऊं। तो ये चीज़ हमको समझ आती है आर्टिकल 18 से। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं तो ये आता है, सॉरी, राइट टू फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, राइट टू फ्रीडम हमारा आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंदर। तो इसको भी हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि पूरे में अब हम फ्रीडम, नाम ही क्या है राइट टू फ्रीडम, तो पूरे में फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे पास हक है, मैं कुछ जो अपनी बात बोलना चाहती हूँ उस बात को रखने का मेरे पास पूरा हक है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि अगर मुझे कोई रैलीज वगैरह भी निकालनी है तो बिना लड़े शांति के साथ मैं उस चीज़ को करूं।
अगला है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हाँ, अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ग्रुप्स में मिलकर सोसाइटीज़ वगैरह बना के जो है उस काम को कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें पूरा फ्रीडम है और ये बातें हमें समझाता है आर्टिकल 19। अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बाहर भी भारत के भीतर भी हम हर जगह घूम सकते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिस्टेंट एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर लो। इसके बाद है अपना फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। मेरे पास पूरा हक है भाई, मैं कोई भी जो है ऑक्यूपेशन चूज कर सकती हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में आता है, तो भाई आर्टिकल 19 के अंदर आता है। अगला हम बात करें आर्टिकल 20 की, जो कि है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी कि अगर मैं क्राइम भी कोई करती हूँ ना, तो उसमें भी मेरे को बचाव मिलेगा, यानी कि उसमें भी मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी। वो कैसे मिलेगी देखो, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नो एक्स पास्टो फैक्टर, यानी भैया मैंने जितना क्राइम मिला है लॉ के अकॉर्डिंग, जो मेरी पनिशमेंट है मुझको वही दो, एक्स्ट्रा कुछ मत पकड़ा दो। मैंने चोरी करी है और मुझे पनिशमेंट मिल रही है एक उस इंसान जितनी जिसने किसी का क्राइम किया है, किसी को जान से मारा है, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरी पनिशमेंट है मुझे वो दी जाए, ये कहता है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। दूसरा अपना है नो डबल जियोपार्डी। इसमें क्या होता है, एक क्राइम के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो ये अपना नो जियोपार्डी कहता है। तीसरा है अपना नो सेल्फ इंक्रीमेशन, यानी कि मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा ये चीज़ को एक्सेप्ट करने पे कि मैंने जो है क्राइम किया है, तो नो वन कैन फोर्स मी टू एक्सेप्ट कि भैया मैंने कुछ क्राइम किया है। ठीक है, तो ये 3 अपने इसमें आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं आर्टिकल नंबर 21। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो इमरजेंसी लगने के बाद भी हटता नहीं है, यानी कि ये हमारे पास हमेशा रहेगा। तो ये है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी मेरी ज़िंदगी फ्रीडम के साथ जीने का हक तो मुझे है, तो आप चाहे देश में इमरजेंसी भी लगा लो, ये वाला आर्टिकल तो हमेशा हमारे पास रहेगा। अगला है हमारा आर्टिकल 21 ए बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप ए भी ऐड कर लेना। तो आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू फ्री एजुकेशन। हाँ, सबको फ्री एजुकेशन का हक है। वो 14 से जो कम हमारे बच्चे हैं उनको तो हक पूरा पूरा है। और राइट टू प्राइवेसी भी अपना इसी में आ जाता है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अगर मैंने कोई क्राइम कर दिया तो मुझे 24 आवर्स के अंदर अंदर ही किसी भी नियर बाय पास में जो भी मजिस्ट्रेट है वहाँ पर ले जाया जाए, और मुझे पूरा हक है मेरा एक लॉयर जो है उसको मैं हायर कर सकूं। तो ये कुछ जो राइट्स है ये अपन को आर्टिकल 22 देता है। इसके बाद मैं अगला बात करूं अगर, तो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आता है 23 और 24 आर्टिकल अपने। तो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए और फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फोर्स लेबर का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हमारा बेगार सिस्टम हो जाता है ना, यानी कि किसी से काम तो करवा लिया पर उसको जो है ज़बरदस्ती काम कराया और उसको उसके लिए पे भी नहीं किया गया। तो ये इसमें आ जाता है आर्टिकल 23 में, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस एंड फोर्स्ड लेबर। 24 अपना है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री, यानी कि हाँ वही छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करना अलाउड है, यानी 14 से कम वाले अपने जो भी है। तो ये अपना आर्टिकल 24 में आ जाता है। आगे अगर मैं बात करूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये क्योंकि रिलीजन का है 25 से लेकर 28 के बीच में आता है, तो इसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो रिलीजन से रिलेटेड ही हमको देखने के लिए मिलेगी। देखो, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 25 की, तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट मुस्लिम धर्म की तरफ जा रहा है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ आर्टिकल 26 में क्या कहा है, तो इसमें हमको ये सिखाया है, बताया है कि हम धर्म के आधार पे प्रचार कर सकते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अगला है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ रिलीजन।
यानी कि रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पे ऐसी चीज़ों पर जो है मैं किसी से टैक्स वगैरह नहीं ले सकती। अगला है 28 व्हिच इज़ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी सॉरी इंस्ट्रक्शन है ये, इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? यानी कि मेरे को ऐसे कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कहीं कोई रिलीजियस चीज़ या रिलीजियस मुद्दे पर बात चल रही है तो मैं उसको सुनूँ ही। तो धर्म के आधार पर अगर कोई चीज़ें चल रही है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको सुनूँ या मैं उसको अटेंड ही करूँ। और एक चीज़ और, ये हमको बताता है कि हम धर्म के आधार पे जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, इनको खोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ़ क्रिश्चियंस ही आएँगे, यहाँ सिर्फ़ हिंदू। हाँ, नाम पर हो सकता है कि ये क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल ऐसे जो भी है, लेकिन उसमें आना सबको अलाउड होएगा। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 इसमें आते हैं। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो भाई माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स है या उनका जो हक है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। माइनॉरिटीज़ में अपनी विमेंस भी आ जाती हैं, जैसे हम लोगों के लिए थोड़ी सीट्स वगैरह विमेंस के लिए रिजर्व रहती हैं। इसके अलावा अपने SC ST ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो इनका जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 29 में आता है। अगला है आर्टिकल 30 विच इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज़ के पास भी भाई पूरा हक है कि वो सरकार से थोड़ा बहुत फंड मांग ले या फिर थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मांग ले और फिर जो है अपना इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोले, अपने ग्रुप्स वगैरह को और जगह तक फैलाए, है ना? तो ये चीज़ें अपनी आर्टिकल 30 में आती है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अ, हाँ, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल इस पे देखने मिले हैं। ये आता है हमारा आर्टिकल 32 के अंदर। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और B.R. अम्बेडकर जी जो हैं हमारे, इन्होंने ही इसको हार्ट एंड सोल के नाम से जनवाया है हम सबको। तो हाँ, तो इतनी कुछ चीज़ें थी जो आर्टिकल्स के बारे में हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, हाँ, पर हमको ऊपर-ऊपर का ज़रूर पता होना चाहिए कि देखो जो भी हमारा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 के बीच में आता है, अपना राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में आता है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 के बीच में आता है। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको जो बताया वो पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीकी से तो नहीं, पर मैंने सोचा कि पूरा अगर टॉपिक क्लियर हो जाए तो बाद में सवाल करने में भी मज़ा आता है, हम कहीं से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें तो हमें काफ़ी चीज़ें पता होती है। इसके अलावा जो मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया, वो तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो आपके एकदम ज़ुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। तो इस टाइप से हम और भी कोशिश करेंगे कि और भी पॉलिटी की जो है वीडियोज़ वगैरह लेकर आएँ। अब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, हम और कुछ इम्प्रूवमेंट करें या ना करें, और आपके जो भी विचार हैं उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।